और नादीदा खतरात की बिना पर इन्होंने खुद भी नकलो हरकत बहुत महदूद कर ली थी। ये इससे ज्यादा नहीं जानता। मैंने अव्वल खान से मुखातब होकर उर्दू में कहा, यह इस वक्त खौफजदा जरूर है मगर बला का मकार और चालबाज है। इसे पूरी एहतियात से कहीं पहुंचाने के बाद ही हम यकसू होकर वीरा के लिए कुछ कर सकेंगे। सुबह होने से पहले वीरा हमारे हाथ ना आई तो बात बिगड़ भी सकती है। इसके लिए नादरा के मकान का तहखाना करीब और महफूज रहेगा। खजाला बोल पड़ी, नहीं। मैंने सागा का नाम लेने से गुरेज करते हुए फैसला कुन लहजे में कहा, दूसरे कैदी को देखकर यह हमारा खेल समझ जाएगा और इसके तोड़ की तरकीबें सोचने लगेगा। इसे हैबत और बेयकीनी में मुब्तला रहना चाहिए। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हमने इस पर किसकी मदद से हाथ डाला है। मेरे ज़हन में भी नादरा का घर ही था। अव्वल खान ने कहा, तुम दोनों को यकचा नहीं करना चाहते तो फिर रासल मेंढा को 4 नंबर वाले ठिकाने पर ले जाना होगा। शहर में मेरे पास मुतबादल जगह नहीं है। इसे वहां पहुंचाकर वापस आने में काफी वक्त जाया हो जाएगा। मैं स्टेशन 4 के फासले और दुश्वार गुजार रास्ते का तस्वुर करते हुए फिक्रमंदाना आवाज में कहा, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, मैं इसे बेहोश करके अपनी गाड़ी से ले जाता हूँ। तुम तीनों घर पहुंचकर कोई राह निकालो। एक ऑपरेटर तुम्हारे पास है, दूसरा मैं ले जाऊंगा। इस पर हम एक दूसरे से मशवरा करते रहेंगे। मेरी वापसी तक कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। मुझे रासल मेंढा से बहुत कुछ पूछना था। अपने तिश्ना सवालों के जवाब पा लेने के बाद इस मोजी को जिंदा रखना बिल्कुल बेसूद होता। अगर हालात पूरी तरह साजगार रहते तो सुबह का सूरज तलू होने से पहले धरती को रासल मेंढा के नापाक वजूद से निजात दिलाई जा सकती थी। लेकिन वीरा की पूरी इसरार गुमशुदगी ने मामलात उलझा दिए थे और उसकी बाजियाबी तक रासल मेंढा के किस्से को पसे पुष्ट डालना नागुज़ीर हो गया था। मैंने सुल्तान शाह को आंख मारी। वो रह रहकर रासल मेंढा को खूनखार नजरों से घूर रहा था। मेरा इशारा पाते ही उसने राइफल के नाल से रासल मेंढा की बरहना पिंडली पर जोरदार जरब लगाई। वो अपने हल्क से अजीबो गरीब आवाजें निकालता हुआ चंद सानियों तक एक पैर पर चकराता रहा, फिर दोनों हाथों से अपनी मजरूब पिंडली दबाता हुआ फर्श पर बैठ गया। मैंने सुल्तान शाह को घूरना चाहा लेकिन उसने दानिस्ता मुझसे नजरें चार नहीं की। मेरे इशारे का मकसद ये था कि सुल्तान शाह उसकी कनपट्टी पर जरब लगाकर उसे बेहोश कर दे, लेकिन उसने जानबूझकर इस अमल को तूल देने की कोशिश की थी ताकि रासल मेंढा के खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकाल सके। रासल मेंढा के बैठते ही सुल्तान शाह ने अपनी राइफल फर्श पर डाली और बढ़कर रासल मेंढा के जख्मी चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसानी शुरू कर दी। रासल मेंढा की दबी दबी इज़्तिरारी चीखें राहदारी में गूंजने लगी। अपने आसेब सिफ्त हरीफ का चेहरा बिगाड़ते हुए सुल्तान शाह का दिल का गुबार जरा हल्का हुआ तो उसने पसलियों में ठोकर मार मार कर रासल मेंढा को फर्श पर गिरा दिया। इसकी अगली जोरदार ठोकर अफरीद की बाईं कनपट्टी पर लगी। वो जरब इतनी शदीद थी कि रासल मेंढा के वजूद ने फर्श पर 2-3 लहरिए लिए और फिर साकत हो गया। बाज़ौक़ात तुम अपनी खोपड़ी से बाहर हो जाती हो, मैंने न खुशगवार लहजे में कहा। सुल्तान शाह मेरी बात का जवाब दिए बगैर अपनी राइफल की तरफ बढ़ गया। अव्वल खान ने उसकी तरफ दारी करते हुए कहा, कभी कभी बगले के सर पर मोमबत्ती जलाकर शिकार खेलने में लुत्फ आता है। वीरा की तरफ से परेशानी दूर हो जाए तो फिर तुम देखना कि मैं इसकी क्या दुर्गत बनाता हूँ। तशवीश और फिक्रमंदी के माहौल में अव्वल खान का वह शगुफ्ता फिक्रा रायगा क्या। सुल्तान शाह ने अपनी G3 राइफल शाने से लटकाई और रासल मेंढा के दोनों हाथ पैर थाम कर उसे किसी मवेशी की तरह फर्श पर घसीट कर अकबी दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मेरी इस्तफसार पर अव्वल खान ने बताया कि गाड़ी पीछे लाने के लिए कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, लेकिन सरसब्ज लान को रोन कर उसकी जीप आसानी से पीछे आ सकती थी। रासल मेंढा की वजनी लाश को कम अज कम मेहनत के साथ ले जाने के लिए वही सबसे बेहतर रास्ता था। फैसला हो जाने के बाद सारे काम तेजी से होते चले गए। रासल मेंढा बेहोश था मगर यह खतरा था कि वह रास्ते में होश में आने के बाद अव्वल खान के लिए मसला न बन जाए। इस खतरे के सद्देबाब के लिए उसके हाथ पर मजबूत डोरियों से जकड़कर उसे अव्वल खान की जीप के अकबी हिस्से में डाल दिया गया। दीवार के साये में बेहोश पड़े हुए मकामी चौकीदार को उसके हाल पर छोड़ दिया गया और अव्वल खान बेहोश कैदी को लेकर वहां से स्टेशन 4 की तरफ रवाना हो गया। इसे रुखसत करने के बाद हमारा ज्यादा देर तक वहां रुकना मखदूज था। खजाला पहले ही बराबर वाले मकान में जाकर अपने साथ लाया हुआ सामान समेटने में मसरूफ हो चुकी थी। मैंने वहां जाते हुए सुल्तान शाह को हदायत दी और उसने बंद कमरे के करीब जाकर वह कैद चौकीदार को बताया कि वहां मुसल्ला तसादुम की वजह से बदतरीन हालात पैदा हो चुके थे। बाहर से उसके कमरे की कुंडी खोली जा रही थी, लेकिन दिन का उजाला नमूदार होने से पहले उसे कमरे ही में रहना था। अंधेरे में बाहर आने की सूरत में उसकी जान को खतरा लाहक हो सकता था। वो खौफजदा शख्स इब्तिदा ही से ताउन पर आमादा था। उसने अंदर से फंसी फंसी आवाज में सुल्तान शाह की हदायत पर अमल करने का वादा किया और उसके दरवाजे की कुंडी खोल दी गई। इस आखिरी काम से फारिग होकर हम तीनों वहां से रवाना हो गए। मुझे खौफ था कि इस वक्त अव्वल खान हमारे साथ नहीं था। अगर रास्ते में पुलिस की किसी गश्ती पार्टी से सामना हो जाता तो हम अपने पास मौजूद असले का कोई जवाब पेश नहीं कर सकते थे। लेकिन गनीमत यह था कि इस वक्त कश्मीर रोड पर दूर तक सन्नाटे का राज था। KMC स्पोर्ट कम्प्लेक्स में अगर इस दिन शादी ब्याह की तकरीबात मुनक्कद भी हुई होती
तो वो शहर के बिगड़े हुए हालात की वजह से बहुत देर पहले खत्म हो चुकी थी और इस वक्त इन मैदानों में बस वाजबी सी इक्का दुक्का रोशनियां नजर आ रही थी। वापसी के लिए हमारे पास 2 मुतबादल रास्ते थे। कश्मीर रोड से होकर हम मज़ार कायद और फिर नुमाइश और फिर सदर से होते हुए क्लिफ्टन की तरफ निकल जाते, मगर इस रास्ते में नुमाइश की पुलिस चौकी खतरनाक साबित हो सकती थी। इस इलाके में वो चौकी रात भर फाल और पुरहजूम रहती थी। दिन के औकात में वहां ट्रैफिक के अमले की भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन रात में वहां कुर्ब जवार के गश्ती दस्तों और इनकी गाड़ियों की भीड़ भाड़ रहती थी। दूसरा रास्ता तारिक रोड का था, जिससे होकर हम वहां तक पहुंचते थे। मैंने मुमकिन खतरात का मुवाजना करने के बाद सुल्तान शाह को तारिक रोड ही की तरफ चलने की हदायत दे डाली। अल्लामा इकबाल रोड से तारिक रोड की तरफ घूमते हुए मैंने ऑपरेटर्स पर अव्वल खान से रब्ता किया। कहाँ तक पहुंचे हो? तुम्हारा सफर कैसा चल रहा है? वीरान सड़कों पर ड्राइविंग में मजा आ रहा है, अव्वल खान ने जवाब दिया। कैदी बदस्तूर बेहोश है और इस वक्त मैं हसन स्क्वायर से आगे निकल चुका हूँ। सब्जी मंडी पर फलों और सब्जियों से लदे हुए ट्रकों और थके थके मजदूरों की भीड़ के बावजूद सड़क बंद नहीं थी। मेरा ख्याल है कि मुझे वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हमें भी अभी तक मैदान साफ मिला है। रास्ते में कोई पुलिस पार्टी टकरा गई तो क्या होगा? ऐसी बातें मत सोचो। अव्वल खान का लहजा सख्त हो गया। कोई मिल ही जाए तो ऑपरेटर्स पर मुझसे बात करा देना, मैं खुद उन्हें हर बात समझा दूंगा। ये बताओ कि वीरा के बारे में तुमने क्या सोचा है? मेरा जहन बिल्कुल सपाट है। इतने बड़े शहर में एक लड़की का सुराग लगाना आसान नहीं है। सोचते रहो, कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। मैं खुद भी इस अहमक लड़की के लिए परेशान हूं जो इस वक्त अपनी गलती ही का कोई मिहाजा भुगत रही है। उसे बाजियाब कराना होगा। तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे उसके अगवा पर मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो। मैंने शिकवा किया। ये तुमने कैसे समझ लिया? अव्वल खान की आवाज में हैरत ओत कर आई। तुम बार बार हवाला दे रहे हो कि वो अपनी गलती का खुमियाजा भुगत रही है। उसने गलती की है तो उसको मजा चखना होगा। ये और बात है कि इस वाक़े पर हम में से कोई भी खुश नहीं है। वो बहुत ही सास लड़की है कि गहरे सांस के बाद अव्वल खान की आवाज आई। तुम्हें याद होगा कि गड़बड़ का आगाज होते ही मैंने सुल्तान शाह को पिछली गली में भेजने का फैसला किया था, लेकिन उसे साफ कह दिया था कि इसकी हमाकत की वजह से सुल्तान शाह की जगह तब्दील नहीं होगी। अपनी हमाकत के नताज को भुगतने की इखलाक की जिम्मेदारी उसी की है। मैं सिर्फ इस बात को उजागर करता रहा हूँ। मेरा मकसद तुम्हें या किसी और को इल्जाम देना नहीं है। चलो मैं माने लेता हूँ। अब तुम ये ना कह देना कि अपनी हमाकत की इखलाक की जिम्मेदारी निभाने के लिए वीरा ने मुजरिमाना एहसास के साथ खुद को जान के हवाले कर दिया होगा। वो हिसास जरूर है, लेकिन दुश्मन और लड़ाई के मामले में बहुत सफाक है। वो आसानी और खामोशी से हथियार डालने वालों में से नहीं है। मायूसी की वजह से इस वक्त तुम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। कोई माकूल तजवीज से इनमें आए तो मुझसे रब्ता कर लेना। फिलहाल खुदा हाफिज। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अव्वल खान के ज़हन के किसी गोशे में वीरा ने टेरे डाले हुए हैं। सुल्तान शाह सड़क पर से नजरें हटाए बगैर पुरयकीन लहजा बोला। वो हमेशा उसके गुन गाता रहता है। थोड़ी देर पहले तुम वीरा की वजह से रास अलमेटा को फाड़ खाने पर तुले हुए थे। गजाला ने चुपते हुए लहजा में उसे याद दिलाया। मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत से ऐब और खामियां हैं, मगर हम में से कौन है जो इससे मुतासर नहीं है? अपनी सारी खराबियों के बावजूद वो सैर अंगेज बल्कि तिरस्माती शख्सियत के मालिक है। चाहे तुम मेरी बजाय डैनी पर चोट कर रही हो। सुल्तान शाह ने खुश दिली से कहा। इस वक्त मजाक बुरा लग रहा है? गजाला की आवाज से खफकी मुतरशे थी। मैं किसी पर चोट नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। बाजुकात मैं भी इससे चिढ़ने लगी हूँ, लेकिन इसके अगवा के बाद मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी कोई अजीज सहेली बल्कि बहन मुझसे बिछड़ गई हो। वो जादूगर नहीं है। सुल्तान शाह खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। मौका मिलने पर हम सबको कुचोके लगाती रहती है और फिर भी हमारे दिलों पर हुक्मरानी करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम सब उसके लिए फिक्रमंद क्यों रहते हैं। तुम समझ ही नहीं सकते, गजाला ने तुर्शी से कहा। वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए तुमसे छेड़छाड़ करती है और तुम उससे बेदखने लगते हो। उसकी इन छोटी छोटी दिल आजारियों में भी अपनाइयत की झलक होती है। वो दिल की बुरी नहीं है। मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हारी और उसकी शादी करवा के हमेशा के लिए सारे झगड़े खत्म कर दूं। वो बाजियाब होगी तो मैं उससे तुम्हारी इस तजवीज पर बात जरूर करूंगा। मैंने जल्दी से कहा। यह हरगिज नहीं हो सकता। सुल्तान शाह बरहम होकर बोला। उससे तो बेहतर होगा कि तुम दोनों मुझे हिमालय की किसी चोटी से मौत के अंधी खाइयों में धकेल दो। इसे मेरी जिंदगी पर जरा भी तसरुफ हासिल हो गया तो मेरा जीना हराम कर दी। जो औरत दिन रात शराब के नशे में गर्क रहने को जिंदगी के महाराज समझती हो, उसे कोई अपनी बीवी बनाना पसंद करेगा? अपनी औरतें शराबी शोहरों को बर्दाश्त नहीं करती तो एक शराबी बीवी को कौन भुगतेगा? वो अपनी तन्हाइयों की तलखी को शराब में घोल घोल कर पीती रहती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। इससे बात की जा सकती है। घर बसने की कोई सूरत पैदा हुई तो यकीनन ये आदत तर्क कर देगी। इस वक्त हमारी गाड़ी शाहराह फैसल से घूमकर गोरा कब्रिस्तान के सामने से गुजर रही थी। सुल्तान शाह ने भुन्नाकर स्टीयरिंग काटा और गाड़ी फुटपाथ के किनारे ले जाकर अचानक ब्रेक लगा दी और तेज आवाज में बोला, अगर मेरे बारे में तुम दोनों की सोच इसी कदर बेरहमाना है कि तुम वीरा की खुशी के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने पर तुले हुए हो, तो मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। मुझे कहीं अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। वो गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर रहा था, मगर मैंने उसका बाजू दबोच कर उसे सीट पर बैठा रहने पर मजबूर कर दिया और कहा, रात के सन्नाटे में बिला वजह तमाशा बनने और बनाने की कोशिश मत करो।
और गाड़ी चलाते रहो। अपनी इन हरकतों से तुम मुझे पागल कर दोगे। मेरी क्या हरकतें हैं? वो मेरी बात काट कर बोला। सब कुछ तुम दोनों का किया धरा है। इश्ताल के बावजूद उसने मौका की नजाकत समझ ली थी और जूझना किए बगैर गाड़ी को दोबारा हरकत में ले आया था। मैंने उसे मुलामत करते हुए कहा, तुम्हारी हर बात निराली और अक्ल से बाहर होती है। वीरा पर जरा सा भी बुरा वक्त आ जाए तो यूं तड़प उठते हो जैसे वो तुम्हारी पैदाइशी महबूबा हो और हम तुम्हारी और उसकी शादी की बात छेड़ी तो उसे गाली समझते हो। ठंडे दिल से तुम खुद अपने इस मुतजाद रवैयों का तजिया करो और ईमानदारी से बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मेरा ख्याल है कि तुम खुद भी किसी फौरी नतीजे पर नहीं पहुंच सकोगे। तुम लोग मेरी इंसानी हमदर्दी को गलत समझते रहे हो। वो गुर्राते हुए बोला, ये इंसानी हमदर्दी की कौन सी किस्म है कि तुमने वीरा के अगवा की खबर सुनते ही मार मार कर राज सरमेटा का भरकस निकाल दिया था। इस वक्त तुम जुनून के आलम में नजर आ रहे थे। मैंने कहा, वो मेरी गलती थी। सुल्तान शाह तलखी से बोला, इस बार तो वीरा सिर्फ अगवा हुई है, आइंदा वो मारी भी गई तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए किसी दर्दमंदी या नरम दिली का मुजाहिरा न करूं। मरे उसके दुश्मन। गजाला बेसाख्ता तिल मिलाकर बोल पड़ी, पता नहीं इस वक्त तुम क्या हज़ियान बक रहे हो। सच बातें कड़वी बल्कि हज़ियान ही लगती हैं। सुल्तान शाह ढाका लहजा में बोला, मैं भी वीरा की जान का दुश्मन नहीं हूं। मेरी तरफ से वो हजारों बरस जिंदा रहे, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि अब उसके दुख सुख पर किसी रद्दमल का इज़हार नहीं करूंगा। इसकी हमदर्दी और खबरगिरी के लिए तुम लोग ही काफी हो। बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। सभी खामोश हो गए। फिजा में इंजन का धीमा शोर बाकी रह गया। मैंने सिगरेट सुलगाकर अपनी तरफ की खिड़की का शीशा गिरा लिया और बहिरा अरब की तरफ से आने वाली ढलती रात की खूनक हवाओं से लुत्फ अंदोज होने लगा। इस वक्त हमारे सफर की समत ऐसी थी कि गुजरता हुआ हर लम्हा हमें समंदर से करीब तर ले जा रहा था और फिजा पर इस कुर्बत के आसार लम्हा बलम्हा ज्यादा वाजे होते जा रहे थे। सुल्तान शाह की इस वक्त की गुफ्तगू ने मेरे जहन में एक तलाजुम सा बर्पा किया हुआ था। सिगरेट का गहरा कश लेने के बाद मैंने फौरी ख्याल के तहत पिछली नशिस्त पर बैठी हुई गजाला से मुखातब होकर कहा, जान के लिए वीरा एक कीमती शिकार है। काफी गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जान उसे लेकर कौंसल के घर ही गया होगा। अगर हम पूरी राजदारी और स्पेशल टास्क फोर्स की भरपूर मदद के साथ वहां धावा बोल दें तो थोड़े से कुछ तो खून के बाद वीरा को आजाद करा सकते हैं। मेरी वो बरजस्ता ख्याल अफरीनी गजाला के पल्ले नहीं पड़ सकी और वो गड़बड़ा कर रह गई थी। मगर सुल्तान शाह दो टोक लेजम बोल पड़ा, अगर वीरा अब तक जिंदा है तो हमला होते ही वो उसे हलाक कर देंगे। तुम्हें इसकी जिंदगी से दिलचस्पी ना हो तो जरूर इस मंसूबे पर अमल करो। इसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें कोई और राह तलाश करनी होगी। मैं गाड़ी में फैले हुए अंधेरे में भी मुस्कुरा कर रह गया था। सुल्तान शाह मेरी मुस्कुराहट नहीं देख सका, लेकिन उसने मेरे लहजे की चुभन जरूर महसूस कर ली होगी। मैंने कहा, जरा ही देर पहले तुमने फतवा दिया था कि आइंदा तुम वीरा के दुख सुख पर अपने किसी रद्दमल का इजहार नहीं करोगे, फिर अब उसके मामलात में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मेरे इनकारदार फिक्रों ने सुल्तान शाह को बुकला दिया। वह झुंझुलाकर खुद मुलामती अंदाज में बोला, साली ज़ेन से चिपक कर रह गई है। फिर उसकी आवाज कदरे बुलंद होगी, ये वीरा की लड़ाई नहीं, असूल की लड़ाई है। वीरा की जगह कोई काला चोर भी हो सकता है। इसे छुड़ाने के लिए कोई अंधाधुंध कार्रवाई की जाएगी तो वो दुश्मन के हाथों मारा जाएगा और तुम्हें नाकामी के जख्मों के सिवा कुछ भी नहीं हासिल होगा। मेरे मुंह बोले और अहमद भाई, गजाला ने उस मरहले पर पूरी बात समझने के बाद एक गहरा सांस लेकर कहा, उल्टे सीधे जवाब पेश करने के बजाय अपने दिल को टटोलो। वीरा तुम्हारे दिल के किसी अनजान गोशे में दुबक कर तुम्हारे दिलो दिमाग की डोरियां हिलाती रहती है। इस वक्त धैनी ने यही बात साबित करने के लिए अमेरिकन कौंसल के घर पर अचानक धावा बोलने की बात छिड़ थी और तुम बेसाख्ता उनके चक्कर में आके बस। सुल्तान शाह ने उसे खामोश कर दिया। मैं किसी चिड़ेल या भुतनी का शोर हो सकता हूँ मगर वीरा का नहीं। तुमने इस बारे में मजीद कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अब भी कोई नहीं है। मैं उसके अहमकाना फिक्रों पर बुड़बुड़ा कर रह गया। वो नोक झोंक और छेड़छाड़ चलती ही रही। गुफ्तगू में वक्फा आता तो गजाला कोई न कोई ऐसी बात कर देती थी कि सुल्तान शाह दोबारा बोलने लगता था। मैंने उन दोनों की इस तकरार से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। मेरा ज़हन एक बार फिर वीरा की जात में उलझ गया था, मगर मैं कोई भी काबिल कबूल राय कायम करने से कासिर था। आखिरकार हम तीनों किसी खतरे से दो चार हुए बगैर घर पहुंच गए। गजाला फ्लैट का दरवाजा खोल रही थी तो अंदर से मुसलसल फोन की घंटियां बजने की आवाजें आ रही थी। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि वो अव्वल खान हो सकता था। शायद वो स्टेशन 4 पहुंचकर ये जानना चाह रहा था कि हम घर पहुंच चुके थे या रास्ते ही में थे। गजाला ने ताला खोलकर अंदर दाखिल होते ही बहुत फुर्ती दिखाई, लेकिन हमारे अंदर पहुंचती फोन की घंटियों का सिलसिला मौकूफ हो चुका था। गजाला फोन की तरफ लपकते लपकते रास्ते में ठहर गई। मैंने ड्राइंग रूम में पहुंचकर स्टेशन 4 का नंबर मिला तो दूसरी तरफ से फोन ने जवाब मिला, लेकिन माउथ पीस में उबरने वाली आवाज मेरे लिए अजनबी थी। क्या अव्वल खान साहब स्टेशन 4 पहुंच चुके? सिलसिला मिलते ही मैंने बराह रास्त सवाल कर डाला, आप कौन बोल रहे हैं सर? मेरे सवाल को टालकर मुतजस्सिस लहजे में पूछा गया। मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने अपनी कोई शनाख्त बताए बगैर वो सवाल करके गलती की थी। मैंने कहा, मैं डैनी बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले तक हम लोग इकट्ठे ही थे। वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे सर। मेरा नाम सुन लेने के बाद वो बोल पड़ा, कोई पैगाम हो तो नोट करवा दे। वो आए तो उन्हें मेरे फोन के बारे में बता देना। ये कहकर मैंने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। अगर वो अव्वल खान का फोन नहीं था तो इतनी रात गए कौन हमसे फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था? इस सवाल पर गौर करते हुए मेरा जहन उलझ गया। मैं चाहता तो अव्वल खान से ऑपरेटर्स पर फौरी राब्ता कर सकता था,
लेकिन वो इस फोन के बारे में कुछ बताने की पोजीशन में नहीं था। इसी सोच में लम्हा भर के लिए मेरा जहन जहांगीर की तरफ मबजूल हुआ। मैंने सोचा कि कहीं वो किसी नागहानी मसले से दो चार ना हो गया। मैंने उसे फोन करने का इरादा किया ही था कि फोन की घंटी रात के सुकूत में किसी आसीब की तरह चीख उठी और मैंने फौरन ही रिसीवर उठा लिया। कौन बोल रहा है? एक अजनबी और भारी आवाज ने अंग्रेजी में सवाल किया और मेरे बदन में सनसनी की लहरें सी सराहियत करके। शायद वो रास अलमैडा का कोई हमदर्द ही था। तुम इतनी रात गए इस नंबर पर किसकी तलाश में हो? मैंने सर्द लहजे में पूछा। डैनी। दूसरी तरफ से किसी तरद्दुद के बगैर जवाब दिया। क्या कोई से बात करने का ख्वाह है? कौन बात करेगा? नाम जानने के बाद ही तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जा सकता है। मिस वीरा लाइट। अस्पाट लहजे में इल्फाज के सही मखरज के साथ जवाब आया। मैं बोल रहा हूं, रिसीवर उसे दे दो, मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कहा। इससे बात करने से पहले ये सुन लो कि ये एक सौदेबाजी है। हालात की सितम जरीफी ने हम दोनों फरीकों को बांध कर रखती है। मेरा बादशाह तुम्हारी तहवील में है और वीरा मेरी कैद में है। अभी तक मैंने इसे इज्जत और एहतराम से रखा है और मैं इसी वक्त रास अलमैडा से बात करना चाहूंगा। इस समय के बाद तुमने इस पर कोई ज्यादती की तो वही सलूक वीरा के साथ किया जाएगा। वो इंकिशाफ सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। तुम कौन हो? मेरी बात अधूरी रहेगी क्योंकि दूसरी तरफ है से बोलने वाले गैर मुल्की ने मेरे जवाब का इंतजार के बगैर रिसीवर वीरा के हवाले कर दिया था और उभराई हुई आवाज में बोलने लगी। इस वक्त मेरा सर चकरा रहा है और आंखों के सामने तारीख दायरे नाच रहे हैं। वीरा की आवाज से कमजोरी और नकाहत आया थी। इस वक्त वो खिलाफ मामूल अंग्रेजी बोल रही थी। मैं 3 मुसल्ला नकाब पोशों के हथियारों की जद पर हूं। अभी तक मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई है। इन लोगों का कहना है कि मेरी किस्मत का इन्हिसार इस फोन कॉल के नताज पर होगा। तुम इनकी शराइत मान लोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनकी बातें ना मानी गई तो ये कहते हैं कि मुझे खुद अपनी जिंदगी और वजूद से घिन आने लगेगी। ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? मैंने तशवीश अमेज अंदाज में पूछा। ये मेरे और रास अलमैडा के तबादले में दिलचस्पी रखते हैं। पता नहीं इनकी ये तजवीज़ हमारे लिए काबिल कबूल होगी या नहीं। मैंने समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। तुम रास अलमैडा को मार दोगे और ये लोग मुझे बेइज्जत करके मार देंगे। तुम्हें एक ही तीर से 2 शिकार खेलने का मौका मिल रहा है। तुम इनकी सौदेबाजी को कबूल नहीं करोगे क्योंकि शादी हो जाने के बाद तुम्हें मेरी जात में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही है। मैंने वीरा के कहे हुए एक एक लफ्ज को पूरे तहम्मुल और गौर से सुना। वो दुश्मन की किचार से बोल रही थी और पूरी तरह होशो हवास में थी। मैं बरसों से उसका मजाज शनास था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो दुश्मनों में घिरी हुई होने की वजह से एक एक लफ्ज नाप तोल कर बोल रही थी और अपने फिक्रों से मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। शायद उसने अपने दुश्मनों को यह समझाने की कोशिश की थी कि गजाला से शादी कर लेने के बाद मैं इसे यकसर मुस्तरद कर चुका था और इससे पहले जैसी अहमियत हासिल नहीं रही थी। मैंने पूछा, ये लोग रास अलमैडा से तुम्हारे तबादले की बात किस तरह कर रहे हैं? इन्हें क्या मालूम कि वो जिंदा है या मारा जा चुका है? ये एक मफरूसा है। अगर वो मारा जा चुका है तो किस्सा खत्म समझो। अपने इसी इत्मीनान के लिए ये लोग फौरन रास अलमैडा से बात करने के कहा हैं। मैं हैरान हूं कि तुम बिल्कुल खामोशी से इन लोगों के कब्जे में कैसे चली गई। मुकद्दरात अटल होते हैं। मैं अपनी जगह पूरी तरह मुस्तद थी लेकिन इसने ऐन मेरे सर के ऊपर से दीवार फांदने का फैसला किया। कनपटियों पर इसके हाथ पड़ने तक मुझे इसकी आमद का एहसास नहीं हो सका। जो होना था वो हो चुका। अब इस पर सर खपाना बेसूद है। अगर तुम मेरी जिंदगी का खां हो तो अब रास अलमैडा को हाथ भी न लगाना। ये लोग हाथ के बदले हाथ और सर के बदले सर उतारने के कायल हैं। मैंने अपना पैगाम दे दिया है। अब बाकी बातें जान करेगा। वही इन 3 नकाब पोशों का सरगना मालूम होता है। उसने मुझे गलीज धमकियां देकर तुमसे फोन पर बात करने पर मजबूर किया। अब बताओ कि तुम क्या कहते हो? लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद रिसीवर पर पहले वाली गैर मुल्की आवाज सुनाई थी। वीरा मेरे लिए इतनी अहम नहीं है कि मैं इस तरारी हालत में कोई फैसला कर गुजरूं। मैंने बेपरवायाना अंदाज इख्तियार करने की कोशिश करते हुए उसे बताया, मुझे सोचने के लिए वक्त दरकार है। तुम्हें 24 घंटे दिए जा सकते हैं। इस मुद्दत में कोई इजाफा नहीं होगा। वक्त की यह पाबंदी गैर जरूरी है। मैंने हल्का सा एहतजाज किया। हम दोनों के पास एक दूसरे का एक एक कैदी अरगमाल है। फिर इस सुजलत की क्या जरूरत है? मैं अपनी तरजीहात को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारे लिए वीरा गैर अहम है मगर हमारे लिए रास अलमैडा बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। तुम्हें इससे बाज पुरुष करने के लिए मोहलत नहीं दी जा सकती। हमारे साथ तुम्हारा मुखासमाना रवैया बरकरार रहा तो वीरा की हलाकत के साथ शहर में एक कयामत बर्पा हो सकती है। हम अपने तरीकों से तुम्हें झुकने पर मजबूर कर देंगे। तुम ज्यादा देर तक रास अलमैडा को अपनी तहवील में नहीं रख सकोगे। यह खुली ब्लैकमेलिंग है। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम सब अमरीकी शहरी हो। सरकारी सतह पर हम तुम्हारे हलीफ हैं। मुझे यकीन है कि तुम लोगों को वसाइल फराहम करने वाले सफारतकार तुम्हें यहाँ मौत और दरिंदगी का ऐसा भयानक खेल खेलने की इजाजत नहीं देंगे जिससे दोनों मुल्कों में कशीदगी पैदा हो। तो उसने फोन पर हल्का सा इस्तेजाइया कहकर लगाया और कहा, मफादात की जंग सफाके से लड़ी जाती है। मसले ताड़े आ जाए तो अपने प्यारों को अपने हाथों से मौत की घाट उतारना पड़ता है। तुम्हारे लोग किस गिनती में आते हैं? तुम इनकार करो और फिर देखो कि शहर के तफरीहात और खरीदारी के पुरहुजूम मराकज में इस शहर के बासी चूंटियों की तरह मसल कर रख दिए जाएंगे और तुम इनकी लाशें उठाते उठाते थक जाओगे। आज ये और बात है कि हलाक और जख्मी होने वालों के लिए भारी माली इमदाद की पहली खेप हमारे मुल्क ही से आएगी और सारे मातम गुसार हमारी अजमत के तराने गाएंगे। अंदर के खेल सामने की बातों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने अभी तक मसालियत के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया।
मैं सिर्फ वक्त की बात कर रहा था। मैं अपनी लड़ाई में तनहा नहीं हूं। तुम सब जानते हो कि बाज अहम मगर गुमनाम कुव्वतें मेरी पुष्पनाई करती हैं। रासलमैंडा इन्हीं की तहवील में है। इनके रजामंदी के बगैर मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। रासलमैंडा कहाँ है? इससे मेरी बात करवाओ। उसने मुतालबा किया। यह मेरे रहायशगाह का फोन नंबर है। रासलमैंडा जैसे वैशी कैदी को किसी छोटे से रहायशी फ्लैट में नहीं रखा जा सकता। तुम अपना फोन नंबर दे दो, मैं पहली फुर्सत में इससे तुम्हारी बात करवा दूंगा। मैं समझता हूं नंबर की मदद से तुम मेरे ठिकाने का सुराग लगाओगे और फिर एक खून अशाम लश्कर के साथ यहां दावा बोल दोगे। मैं तुम्हें कोई सुराग नहीं दे सकता। रासलमैंडा जहां भी है इसे अपने घर लाओ। मैं तुम्हें 2 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। मेरी अगली कॉल पर रासलमैंडा मौजूद ना हुआ तो मैं वीरा के दाहिने घुटने पर गोली मारकर इसे जिंदगी भर के लिए एक टांग से माजूर कर दूंगा।